प्यारे बच्चों, हम लोग जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी मैटर वेव के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में जो डेरिवेशन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। वैसे ये सारी चीज़ आपको बताई जा चुकी हैं, लेकिन इसको मैंने एक तरह से कंपाइल करके जो है एक जगह लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ठीक है बेटा, उसको हम देखते हैं क्या है। इसको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। अच्छा, एक और बचा हुआ है, गैस मॉलिक्यूल का भी जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल भी हमेशा मोशन में रहते हैं ना, उसमें भी होता है। ठीक, उसको भी देखते हैं। पहले फिलहाल इसको एक तरह से रिवाइज करा देता हूँ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल। बेटा ये चार्ज पार्टिकल के बारे में है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नॉट न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन के बाद में देखते हैं, और एक अल्फा पार्टिकल। ये सब चार्ज पार्टिकल हैं जिसकी वेवलेंथ जो होती है उसके लिए जनरल फार्मूला बताया गया था, जो लैम्डा है, जो डी ब्रॉगली जो फार्मूला दिया था लैम्डा के लिए, h/p। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम इज m into v। यानी कोई भी मास अगर मूव करता है v वेलोसिटी से, उसमें जरूर वेवलेंथ होगी। और इसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिखा है h/2m q into v। यहाँ पर m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ द चार्ज, q इज the value of charge on the charge particles, and v is the accelerating potential है। इसी को h/2m, जहाँ पर k बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला बताया था इसमें मैंने पूरा लिख दिया। k इज इक्वल टू k, कैपिटल K है, q इंटू v इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर इतना आप याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अपने आप कर लेंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू भी लिख दिया है, जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके चार्ज की और उसका कितना मास होता है, ये सब मैंने आपको लिख दिया है, इससे आपको आसानी होगी। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा हम लोगों ने ड्राइव किया था, जो फार्मूला आया था 12.27/√v। v इज द अप्लाइड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल जो है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है। बेटा बेसिक फार्मूला ये है, आपको ये याद है तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आपको ये फार्मूला याद है वेवलेंथ के लिए तो आपको ये सब याद कर अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, किसकी, मास की या चार्ज की रखनी है, या अगर आपको निकालना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हो तो उसकी वैल्यू रखिए आप। जिस तरह से बेटा सारे पार्टिकल्स के जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे ये जो है वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन, एक तरह से समराइज करके लिख दिया गया है, यानी शॉर्टकट एक बना दिया गया है। 12.27/√v आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, या इसी को 150/v आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 10⁻⁻10, यानी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है। और कहीं कहीं किसी बुक आपको नैनोमीटर में भी लिखी होगी, तो ठीक है, नैनोमीटर जैसा जानते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻�9 मीटर होता है। तो ये तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई है। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए हो गई है। सिर्फ प्रोटॉन के देखिए बेटा, ये जो फार्मूला है 2m q into v, m जो है मास रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल का रखना, q चार्ज है यहाँ पे, और k जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा गया। इसका हम यूज न्यूट्रॉन वाले फार्मूले में करेंगे। तो प्रोटॉन के लिए बेटा होती है 0.286/√v एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है, ये प्रोटॉन के लिए है। इस बार ड्यूट्रॉन, जो ड्यूट्रॉन होते हैं देखिए, ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है, और मास जो होता है ये भी इसका 2 टाइम होता है। जो ड्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन का चार्ज का भी दुगना होता है और मास का भी 2 टाइम होता है, इसलिए चार्ज इक्वल टू 2e। यहाँ पर e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और जो मास है 3.343 × 10⁻⁻27। इस फार्मूले में अगर हम ड्यूट्रॉन के लिए मास लिख देते हैं, चार्ज लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू निकल करके हमारे पास आएगी ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। और अल्फा पार्टिकल जाते बेटा हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, इस पर भी ड्यूट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है 2e, और मास लेकिन क्या होता है, प्रोटॉन के मास का जो होता है ये फिर ये इसका होता है, ये 4 टाइम होता है, ये 4.646 × 10⁻27। ये सारी वैल्यू मैंने एक तरफ लिखा है, इसको बहुत आसानी से इसको याद कर लीजिए। आपको हो सकता है बहुत से लोगों को याद भी होगी, और नहीं याद है इसको याद करने की कोशिश कीजिए तो अपने आप हो जाएगी। और h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड के फॉर्म में लिखना है, सॉरी इसको यहाँ पे उल्टा, into 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड।
ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। ये एच की वैल्यू जूल सेकंड के टर्म में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड के टर्म में, दोनों जिस तरह की ज़रूरत पड़े उस तरह लिख सकते हैं आप ये। अच्छा, और ये बेटा एक और पार्टिकल होता है जो बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है। चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है, उसमें भी अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, अगर वो भी मोशन में होता है, वी वेलोसिटी या किसी वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसमें भी जो होता है वेवलेंथ होती है, यानी जिसको लिखा मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए बेटा हम इस फार्मूले में क्यों नहीं, हमको क्यों, क्योंकि इस पर कुछ होता ही नहीं है, तो उसके लिए सीधे हम काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई न्यूट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ मास होता है, अगर वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए हम उसके इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे। तो लेमडा फॉर द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच अपॉन √2 mk। यहाँ पर k क्या है, k इज द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। ये बराबर होता है, इसका एक शॉर्टकट मेथड है 0.286 अपॉन √k। यहाँ पर k बेटा एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखना पड़ेगा, तब ये फार्मूला आएगा। ध्यान दें, के जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, ये कितना होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये यानी जो ये फार्मूला शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब एनर्जी की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। अगर जूल में दिया तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। या कुछ नहीं है, अगर आपकी एनर्जी पता है, आपको के पता है, मास जानते हैं हम न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम, दोनों का मास लगभग सेम होता है, लेकिन हाइड्रोजन का मास, जो हाइड्रोजन के मास से प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1876 गुना ज़्यादा होता है, यानी करीब 2000 गुना ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है, इसलिए जो है उसकी वेवलेंथ भी इस वजह से देखें कुछ कम आ रही है। तो बेटा ये है एक चार्ट है समरी के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। यहाँ तक कि न्यूट्रॉन के लिए भी लिख दिया गया है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर वो मूव करता है, मोशन करता है, स्मॉल पार्टिकल है, मोशन करता है, तो फिर जो है मोशन करता है किसी भी तरह से, क्योंकि इसको तो एक्सेलरेट पोटेंशियल देकर के मूव नहीं करा सकते, क्योंकि चार्ज होता नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ किसी भी तरह से मोशन अगर इनकेस मूव करता है तो भी जो है इलेक्ट्रॉन, वो भी न्यूट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करेगा, यानी उसकी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। इसका फार्मूला ये है। तो ये फार्मूला बेटा नोट करिए, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स आपके लिए है। हम देखते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में तो हर साल इससे आता है, आपके और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है ये, तो ये जो है याद कीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पार्टिकल का है, पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, मास उसका कितना होता है किलोग्राम में, इसको भी याद कर लीजिए। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं, तो बार बार आप इससे रिजल्ट भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अच्छा बेटा, एक और रह जा रहा है, जिससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, नीट में भी आए हैं और जे में भी आए हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की क्या होती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल उसमें भी बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर गैस मॉलिक्यूल का थोड़ा कहा जा रहा है, तो उसमें इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा। देखिए, ये सब के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल, ये सब तो चार्ज पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है। उसके वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 0.286 अपॉन के इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, अगर जूल में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और सारे काम इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बेटा एक और बचा हुआ है। देखिए, बेसिक फार्मूला तो यही है, बेसिक जो एक्सप्रेशन है, जो जनरल फार्मूला है टू कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ, बेटा यही है, हर जगह सबके लिए वैलिड है, अगर आपको एनर्जी पता है उसकी। अब बेटा एक और बच रहा है, डी ब्रॉगली
डी ब्रोगली, ब्रोगली है ठीक है लिखा ब्रोगली, लेकिन एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है डी ब्रॉयल, डी ब्रॉयल होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड with a gas molecule, गैस मॉलिक्यूल। बेटा गैस होता है, हमने गैस के बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं और वेलोसिटी से हर डायरेक्शन में, यानी कोई भी पार्टिकल है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ से कोलाइड होकर के यहाँ से इसकी मतलब हर जगह किसी भी डायरेक्शन से ये जा सकते हैं, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो जब चूँकि ये भी मूविंग कंडीशन में होते हैं, बहुत अच्छी वेलोसिटी, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी में होते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ वेव कैरेक्टर होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या होता है, वैसे इसके लिए जो फार्मूला है बेटा ये होता है लेमडा, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ या मैटर वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3 m k b इंटू टी, के बी इंटू टी। यहाँ पर h तो प्लाइंग कांस्टेंट हो गया, m इज द मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का जो है ये मास है, लेकिन ध्यान है मास किलोग्राम में लिखना है। और के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के जी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1380 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन होता है। और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन में टेम्परेचर लिखा है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये। तो ये बेटा इसके लिए फार्मूला है, ये किसके लिए है गैस मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लीजिए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एक सिंपल सा डेरिवेशन है। हम लोगों ने बेटा पहले पढ़ा होगा कि ला जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे उस वक्त लिखा होगा, उसको पता होगा कि आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी गैस के लिए, गैसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसमें ये था कि एनर्जी of a gas molecule for each degree of freedom, इज इक्वल टू होती है कितना 1/2 के बी टी। बेटा एक डिग्री ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री फ्रीडम होती है फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर ए मोनो एटॉमिक gas, degree of freedom is मोनोटॉमिक गैस। जैसे हीलियम गैस वगैरह हुई है, ये मोनोटॉमिक गैस है, क्योंकि इस गैस में सिर्फ एक, इस गैस के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है। तो जो फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। ऐसा डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए for a monatomic gas, for a monoatomic gas, the energy of a molecule, of a gas molecule कर लीजिए, of a gas molecule कितनी होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना होती है 1/2। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 के बी इंटू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, ये हो जाएगी बेटा मोनोएटॉमिक गैस के लिए।
क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है मोनोएटॉमिक के लिए 2 होती है, ट्राइएटॉमिक के मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है, डायटॉमिक के लिए होती है 5 होती है और ट्राइएटॉमिक 7, इस तरह से होती जाती है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कहती है किस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है। वैसे मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ एक तरह की मोशन अज्यूम की जाती है कि उसका पार्टिकल जो होता है सिर्फ एक तरह की ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यानी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रही, जैसे मोशन जो है यहाँ आए यहाँ गया, फिर हो सकता है यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ ऐसे होता है, ऐसे जैसे ब्राउनियन मोशन में होता है बेटा उसी तरह की मोशन यहाँ पर भी है। तो ये जो होती है ईच मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो हो जाएगी इसकी एनर्जी की वैल्यू जाएगी 3/kB/T। यहाँ पे 3 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस में अज्यूम क्या आता है कि उसका जो मोशन होती है सिर्फ एक तरह की मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन नहीं होती है, जैसा कि डायटॉमिक में होती है। उसमें क्या होती है कि रोटेशनल मोशन होती है, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाती है। लेकिन इस सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको इसमें नहीं लगाना, सिर्फ आपको यही देखना है कि अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, और बाय द वे अगर कोई गैस डायटॉमिक भी होती है, अभी आएगा एग्जाम, उसको भी आप जो है मोनोएटॉमिक की तरह अज्यूम कर लीजिए। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं। और मोनोएटॉमिक गैस जो होती है 3/2 kBT होती है। अच्छा, अब एक और होता है, एक गैस मॉलिक्यूल सपोज करिए उसका मास m है, जिसका उसका मास क्या है, ये m है, मास उसका कितना है, m है, और उसमें वेलोसिटी जो होती है उसकी RMS वेलोसिटी ली जाती है। RMS वेलोसिटी इसलिए ली जाती है क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में तीनों डायमेंशन मूव करता है, अप डाउन साइड इधर भी, यानी तीनों डायमेंशन में, यानी इधर भी इधर भी इधर भी तीनों डायमेंशन मूव करता है पार्टिकल। तो हो सकता है उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो, रिजल्टेंट स्पीड हो वो 0 आ जाए। लेकिन जो हम RMS लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसलिए जो वैल्यू ली जाती है बेटा उसकी एक मॉलिक्यूल फॉर एक मॉल, जहाँ पे m इज द मॉलिक्यूलर मास, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, जो है किलोग्राम में होगा, ये हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी बेटा यही होना चाहिए 3/2 kB/T होना चाहिए। ये फार्मूला हमारे पास, बस इतना अगर आपको याद हो गया है तो आप जो है बस यही जो ये बेसिक फार्मूला है, यानी λ/h/k में इसकी वैल्यू रखिए, अपने आप हो जाएगी। तो देखिए m इज द मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, VRMS इज द RMS वेलोसिटी। RMS वेलोसिटी इसलिए लिया जाता है क्योंकि हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं, चारों तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए में RMS वेलोसिटी ली जाती है। आपने गैस काइनेटिक्स सिर्फ गैस में पढ़ा होगा, इक्वल टू 3/kB/T, और 3 द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस होती है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ठीक है, अब इससे हम क्या करना है, हमको निकालना है क्या, हमें निकालना है लेमडा निकालना है। तो लेमडा निकालने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए P, यानी मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये दोनों तरफ से काट दीजिए, दोनों तरफ काट देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी m² कर दे रहे हैं, ये m² इंटू v², RMS तो पहले से था ही, इसको डिवाइड कर, इसको मैं डिवाइड भी करना पड़ेगा m से, इज इक्वल टू 3 kB/T। तो m इंटू v क्या होता है, मोमेंटम होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू √, कितना हो जाएगा 3m kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद रहे kB हमने लिखा है ताकि कहीं काइनेटिक एनर्जी के से कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए kB वो होता ही उसे, और ये हो गया है T, ये हो गया हमारा T। अब इस P की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, है कि लेमडा इज इक्वल टू h/P, तो हम इसकी जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी, h/P की जो वैल्यू आई है कितनी, 3m kB/T। ये बेटा आई है जो कि यहाँ पे लिखा गया फार्मूला, यानी ये गैस मॉलिक्यूल के लिए होती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में भी वेवलेंथ होगी, क्योंकि ये भी मास भी होता है, मूव भी करते हैं, बहुत अच्छी स्पीड से चलते हैं, बहुत काफ़ी, तो इसका भी क्या होगी, वेवलेंथ आएगी, यानी गैस मॉलिक्यूल भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसमें होती है, यानी मैटर वेव उसमें होती है। तो ठीक है बेटा, आप सारे करीब करीब हो चुके हैं। एक और बच रहा है, उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए यही सेम फार्मूला होता है, थर्मल न्यूट्रॉन की वैल्यू अभी पढ़ा हुआ है, उसका इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिशन में कैसे होता है, यही चेन फिशन रिएक्शन के लिए थर्मल न्यूट्रॉन ही जो है बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं।
तो ठीक है, अब ये बेटा फार्मूला जो है देखा आपने गैस मॉलिक्यूल के लिए हो गया है, यानी हमने देख लिया चार्ज पार्टिकल के लिए भी, अनचार्ज पार्टिकल के लिए, न्यूट्रॉन के लिए भी, और किसके लिए हमें देखा है गैसेस मॉलिक्यूल के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल देख लिया है। इसकी वैल्यू गैसेस मॉलिक्यूल के लिए एच होता है प्लेइंग कांस्टेंट, एम जो है मास ऑफ द गैस, ध्यान दें मास किलोग्राम में लेना है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के जो के बी की जो वैल्यू आती है इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पे देखा बेटा आपने, ये जो हमारा एच तो जानते ही हैं, एच जानते हैं क्या है ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और जो के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.380 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन, फिर डिग्री केल्विन रिफाइनिंग डिग्री इसमें भी इसको, और टी जो हमारा क्या है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी डिग्री केल्विन टेम्परेचर ले ली। तो ये बेटा फार्मूला है गैस मॉलिक्यूल के लिए। तो अब करीब करीब जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स थे, चाहे चार्ज पार्टिकल हो, अनचार्ज हो या गैस मॉलिक्यूल, सबके लिए आपकी सबकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई, यानी मैटर वेव सब में हो गई है। अच्छा, अब एक तो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें थोड़ा अच्छा सा, उससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल बेटा, पहला न्यूमेरिकल देखिए, क्या इस फार्मूले बेटा हमेशा याद रखिएगा, यही बेसिक फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ये अगर याद है तो किसी भी पार्ट गैस मॉलिक्यूल का भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन का भी निकाल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्ट सबका निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तीनों एक साथ याद रख सकते हैं, तीनों इक्विवेलेंट है। ये सारे फार्मूले जो लिखे हुए हैं उसमें सारे आधार इक्विवेलेंट है। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या है। ये एक देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन तो इससे करेंगे तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन है, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमने सिंपल फॉर्म में दिया है, ऑफ ए पार्टिकल moving with velocity 2.25 into 10 to the power 8 meter per second is equal to the wavelength of photon. Find the ratio of the kinetic energy of the particle to the energy of photon. देखिए, if the de Broglie wavelength of a particle moving with velocity, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी में दिया हुआ है 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी बहुत फास्ट मूव कर रहा है, इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन,
If the de Broglie wavelength of the particle moving with velocity 2.25 into 10⁸ meter is equal to the wavelength of the wavelength of photon, find the ratio of their kinetic energy. आप जानते हैं फोटॉन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या एच न्यू भी होता है, एच न्यू भी होता है। चलिए ठीक, तो फोटॉन के लिए था, किसके लिए था ये, फोटॉन के लिए था, ये फोटॉन के लिए था, फोटॉन के लिए था ये। अच्छा, अब पार्टिकल जो है हमारा, जो पार्टिकल है, अब जो पार्टिकल हमारा है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फोटॉन की जब जानते हैं बेटा एच सी बाई लेमडा, जहाँ पर एच और सी जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और लेमडा यह है फोटॉन की क्या है, वेवलेंथ है। अच्छा, पार्टिकल के लिए क्या है, यह है इसका दिया, देखिए वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितना दी हुई है, ये है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेंगे बेटा, हमें जानते हैं कि जो किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है, किसी भी पार्टिकल जो वेलोसिटी से मूव करता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एन इंटू वी, वेयर एन इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इससे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, मास m of the particle is equal to h upon 2 mass of the h upon lambda into v, where v is the velocity। बहुत नहीं हो, देखिए lambda is equal to h upon mv, m is the momentum। तो इधर हमने मास निकाला, तो मास हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें मास पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम काइनेटिक एनर्जी भी उसकी निकाल लेंगे। लेकिन लेमडा हमें दिया हुआ, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन mv, इससे हमने क्या निकाल लिया है, मास m ऑफ द पार्टिकल। तो ये हो गया मास, हमारा क्या हो गया है, m हो गया मास, ये हमारा है मास ऑफ द पार्टिकल। हम मान सकते हैं जो पार्टिकल है इसका तो मास होगा, इसी का तो हमें मैटर वेव निकाली, डी ब्रॉगली वेव निकालनी है। फोटॉन में तो वेव कितने बिहेव कर ही रहा, तो उसका तो ये इसके लिए फार्मूला हमारे पास जानते हैं, वेल नोन फार्मूला है। तो अब क्या देखिए, हमारे पास मास ऑफ द फोटॉन है और वेलोसिटी दी हुई है, और हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगी, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब जहाँ पे हमारा एम है इसकी वैल्यू रखिए मास की, यानी एम की जो वैल्यू हमारी है एच अपॉन क्या है, मास की यही, सॉरी हाफ लिखिए, हाफ एच की, एम की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन लेमडा, यानी एच अपॉन लेमडा इंटू वी स्क्वायर बस, समझना। ये हमारा बेटा मास है, ये हमारा क्या है, ये मास है, मास ऑफ द पार्टिकल। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मास निकाला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमें मास निकाला है, तो ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी हाफ इंटू, ये हो जाएगा एच इंटू, क्या हो जाएगा, एच इंटू वेलोसिटी नीचे है, स्क्वायर इसका है, तो एच इंटू वी अपॉन ये हो जाएगी लेमडा, यानी एच वी अपॉन 2 लेमडा। ये क्या होगी बेटा, हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई है। देखिए अब ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमारी फोटॉन कितना, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू एच वी अपॉन 2 लेमडा। और क्या दिया है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी, ये फोटॉन की एनर्जी है, ये फोटॉन की एनर्जी है। फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, दोनों की वेवलेंथ सेम है। ये कह दिया क्या है, लेमडा इज सेम दिया ना, इधर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल इतना ही, इससे इक्वल दोनों है, यानी लेमडा ऑफ फोटॉन
लेमडा जो है ये फोटॉन इज इक्वल टू लेमडा ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लेमडा ऑफ द पार्टिकल। दोनों सेम है, बराबर लेमडा के हैं, तो ठीक है, तो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों का रेशियो निकालिए। यानी ये जो है इसको हम मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है पार्टिकल की, के है, और उसकी एनर्जी हमारी कितनी है, ये ई है। तो हमें क्या निकालना है, के रेशियो ई निकालना है, के रेशियो ई, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो देखिए इसको, पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, ये एच वी अपान 2 लेमडा इनटू ये कितना है, ये कितना है, ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा अपान एच इंटू सी हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए लेमडा और लेमडा कट गया, एच और एच इससे कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आई है, वी अपान 2c, वी अपान 2c, जहाँ पे v द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड c द वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन है। अब दोनों की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू हमें दी हुई है, v कितना दी हुई है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 दी हुई है मीटर पर सेकेंड, और c भी जानते हैं, c होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान ये होती है 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 भी जानते ही है। ये दोनों कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, जो तो इसको बेटा मैं मिटा रहा हूँ, इसको देखिए थोड़ा मतलब जगह नहीं है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज इक्वल टू कितना है, v अपान 2c। v की वैल्यू कितनी है, 2.254, देखा आपने 2.254, ठीक है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये कट गया, ये बचा आपका 2.25 अपान 2 इंटू 3 6 आ गया। तो ठीक, यही 6 है, इसको आप चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसको आप मान लीजिए कि ये है 225 अपान इसको कर लीजिए 600, तो 25 से काटिए, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, 25 से जब काटेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 24, यानी ये आ जाएगी 3 9 अपान 24, 9 अपान 24 इज इक्वल टू 3 3 9 एंड 3 8 द 24, यानी 3:8 आएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, इसका रेशियो जो आएगा 3:8 आएगा। ये बेटा ही आपका आंसर है। बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको जो है डी ब्रॉगली फार्मूला आपको लगाना है। किसी पर मेरे की एग्जाम भी, ये क्वेश्चन भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो बेटा के है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, जो कि में 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ई जो है एनर्जी ऑफ ए फोटॉन है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इज इक्वल टू HCA बाई लेमडा किया था। तो इसमें देखा कि बाई ई का रेशियो हमारा आया है 3/8 के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द मूविंग पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन। तो देखा आपने बेटा कि जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसमें वेवलेंथ थी, और फोटॉन में तो वेवलेंथ है ही। तो दोनों का जो रेशियो काइनेटिक एनर्जी का है 3/8 आया है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन था, इससे कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होता है। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका रेशियो k/3 का रेशियो 3/8 आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर, find the ratio of
de Broglie wavelength of the molecule molecules of hydrogen and helium gas which are at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड and 127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा देखिए गैस वाले फार्मूले पे, जैसे गैस का हमने पढ़ा था, उसकी जो वेवलेंथ थी गैसेस मॉलिक्यूल की, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3 m k b इंटू टी। ये था हमारा, यही हमारा फार्मूला इसका यूज होगा। तो अब हमको बेटा दो गैस है, एक हमारे पास एक गैस है हाइड्रोजन है और एक गैस हमारे पास क्या है, ये हीलियम। हाइड्रोजन H2 होती है, हालांकि बेटा हाइड्रोजन डायटॉमिक गैस है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, तो हीलियम है ये ऐसी होती है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बेसिक फार्मूला हमारा यही है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 3m इंटू के। अच्छा, अब जानते हैं बेटा हाइड्रोजन का जो देखिए H तो कांस्टेंट है, क्या है हमारा है, H कांस्टेंट है, के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। अब रहा सवाल क्या, m और t का। जो t हमारा है, जो हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर है, यानी हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर बेटा ये हो जाएगा आप जो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है ना, इसको हम क्या इसमें चेंज कर लेंगे, केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो ये 273 प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। ऐसे ही किसके लिए, हम हीलियम के लिए, हीलियम का जो टेम्परेचर ये कितना है, 273 प्लस 127 इक्वल टू 400 डिग्री केल्विन। ये तो बात समझा गई है। अच्छा, एक बात और जानते हैं बेटा, जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है हीलियम के मॉलिक्यूल का आधा होता है। इट मीन्स हीलियम जो होता है बेटा, हीलियम जो होता है, जैसे ये होता है हीलियम जो होता है, जानते हैं कि He2O4 होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ये H2 होता है। H क्या होता है, ये H2 होता है, यानी इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें 2 एटम होते हैं, यानी 1 1 प्लस 1 1 इस तरह, यानी 2 प्रोटॉन, इस एक तरह से हुआ, कितने हुए हैं, 2 प्रोटॉन हो गए, इसमें 4 हुए। इसका जो मास होता है 2 होता है AMU, इसका मास होता है कितना, 4 AMU। देखिए हमने AMU का मास एटॉमिक मास यूनिट में लिया है क्योंकि हमें इसमें कंपेयर करना है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम वेलोसिटी वेवलेंथ निकालेंगे मीटर में या एंगस्ट्रॉम में, तो उसमें हमें मास लेना पड़ेगा, किसमें, उसका जो ग्राम या किलोग्राम में लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना था, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो इसलिए जो है हम इसको जो है फिलहाल अभी जो मोलर मास है, यानी मोलर मास है उसी, हालांकि जो भी ग्राम किलोग्राम जो मास होगा एक दूसरे का दूना होगा, क्योंकि जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होती है हीलियम से, हीलियम जो होती है हाइड्रोजन का 2 टाइम्स हैवियर होती है। तो ठीक है, इसके लिए फार्मूला देखिए हमारे पास क्या है, लैम्डा निकालना है हाइड्रोजन की, इसके लिए निकालना है हाइड्रोजन की। तो देखिए H तो कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब रहा सवाल ये 3, मान लीजिए कि इसका 3 तो कांस्टेंट है ही, जो मास ऑफ हाइड्रोजन, मान लिया मास ऑफ हाइड्रोजन जो है NH इंटू के भी तो कांस्टेंट है ही, के भी कांस्टेंट रहेगा ही, और T जो टेम्परेचर दिया हुआ कितना हो जाएगा, इंटू 300 डिग्री केल्विन। तो अब इसके लिए हम देख लेते हैं हीलियम के लिए, यानी मेटल वेवलेंथ फॉर द हीलियम, इसके लिए फार्मूला वही है H अपॉन अंडर रूट, ये क्या है, ये 3 इंटू क्या है, मास ऑफ द हीलियम इंटू के बी कांस्टेंट है,
ये तो रहेगा ही। और जो टेम्परेचर है ये कितना है हीलियम के लिए, 400 डिग्री केल्विन है। तो अब जानते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि MH इज इक्वल टू M मानते हैं, तो जो MHE होगा, MHE होगा ये टाइप हो जाएगा 2 गुना इसका। यानी उसका मास अगर हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का मास कितना होगा, 2 गुना। ये हम जानते हैं, तो हमको ये हमने अच्छा अच्छी तरह से पढ़ा। तो ठीक है, दोनों का रेशो निकालना हमको, और ये हमें देखना है क्या, MH यानी मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू M, तो MHE जो हो जाएगा, यानी हीलियम जो होती है हाइड्रोजन गैस की 2 टाइम्स हेवियर होती है। तो ठीक है, दोनों का रेशो निकालिए, दोनों का रेशो निकालिए। यानी किसका निकालना है, लेमडा ऑफ फाइंड द रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एटम